बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नामक गांव में एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी अम्मा सरला देवी के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो कि बंजर हो चुकी थी। फिर भी वह दिन रात उस पर मेहनत करता था। आरव बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति था जिसे न हालातों से डर लगता था, न ही लोगों की बातों से। हर दिन सूरज उगने से पहले ही आरव उसी आत्मविश्वास के साथ उठता और अपने खेत की ओर बढ़ता, जहां सिर्फ बंजर जमीन थी, लेकिन उसके सपनों की हरियाली छिपी हुई थी। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी मिट्टी उसे जरूर जवाब देगी, सोने जैसी फसल बनकर। ओ बेटा आरव, तेरे लिए मैंने जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम वहाँ रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। मुझे तेरा बहुत ख्याल है आरव, इसलिए यह कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या अम्मा, आपने वहां बात क्यों की? मैं नहीं जाऊंगा। हमारा खुद का खेत है तो मैं दूसरों के पास क्यों काम करने जाऊं? मैं गरीब सही मगर खुददार हूं। मैं अपनी मिट्टी में पला हूं, उसी में पसीना बहाऊंगा। चाहे जितनी भी मुश्किल हो अम्मा, मैं अपनी ही जमीन पर मेहनत करूंगा, किसी और की नौकरी नहीं करूंगा। अरे आरव, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा। न उसमें नमी बची है न जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा उस जमीन को संवारते संवारते। मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा, तू थक जाएगा, पर वो जमीन कुछ नहीं देगी तुझे। अरे अम्मा, आप बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हैं। देखना, एक दिन मैं इसी जमीन से सोना निकालूंगा। यह जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आरव खेत में काम कर ही रहा था कि तभी वहां पर एक आदमी आकर बोला, अरे आरव भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे बलराम भैया, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो मां समान होती है। जैसा वह चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है। कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है यह मां हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आरव के पास उस आदमी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह वहां से अपने घर चला जाता है। जब दोपहर को आरव थक हार कर घर पहुंचता है तो देखता है कि सरला देवी बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ अम्मा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? बेटा, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, इसलिए चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतनी सी बात है अम्मा, मैं अभी जाकर लकड़ियां ले आता हूं। आरव लकड़ियां लाने जंगल चला जाता है। धूप तीखी थी, थकान पहले से ही बदन में समाई हुई थी, फिर भी उसके कदम रुकते नहीं हैं। जंगल में पहुंचकर वह इधर उधर देखता है, फिर एक सूखा पेड़ चुनता है और लकड़ियां काटने लगता है। लगा रहे आरव, पता नहीं कब किस्मत साथ देगी तेरा। इतनी खराब किस्मत भगवान ने हमें ही क्यों दे दी? चलो, लकड़ियां तो काट ली, अब देर नहीं करनी चाहिए। अम्मा इंतजार कर रही होंगी। आरव लकड़ियां लेकर घर जाने लगता है। गठरी सिर पर रखे तेज कदमों से बढ़ रहा था कि तभी मानो सूरज की सारी तपिश एक साथ आरव पर ही बरस पड़ी हो। एक पल पहले तो ठंडी हवा चल रही थी और अब सूरज देवता तांडव करते नजर आ रहे थे। आरव की आंखें धूप से जल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, पर तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह गठरी को कसकर पकड़ किसी तरह झोपड़ी के पास पहुंचता है। आरव देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के कोने में बैठा हुआ है। वह आरव को देखकर बोलता है, आजा बेटा, अंदर आजा। ऐसी गर्मी में बाहर रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। आरव शाम होने तक वहीं ठहर जाता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और सूरज की तपिश कम हो जाती है। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। शाम हो गई है, अम्मा भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, तुम अब जाओ जल्दी से, कहीं अंधेरा ना हो जाए। आरव लकड़ियां लेकर घर लौट आता है। तभी वह देखता है कि उसके घर पर कौशल्या चाची आई हुई हैं। ओ आरव, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, मेरी मान। तो कोई बढ़िया सा काम देख ले बेटा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे लड़के को नहीं देगा जो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन एक ऐसी बंजर जमीन पर जिसका कोई फायदा नहीं। अरे काकी, क्या तू भी? अभी मैं शादी नहीं करूंगा। पहले कुछ कमा लूं, कुछ बचा लूं, थोड़े पैसे जोड़ लूं, तब शादी करूंगा। ऐसे ही बोल देने से थोड़े हो जाएगी शादी।
घर चलाने के लिए सिर्फ दुल्हन नहीं, रोटियां भी चाहिए, छत भी चाहिए। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उम्र भी तो निकलती जा रही है। तू क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? कब तक तू उस बंजर जमीन पर फावड़ा चलाता रहेगा आरव? होना तो वहां कुछ है नहीं। और तेरी अम्मा क्या मरने के दिनों तक खाना बनाएगी? छोड़ दो ना काकी, तब का तब देखेंगे। और तुम देखना, एक दिन यही मेरी जमीन पूरे सूरजपुर में सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस मूर्ख को समझाना मतलब अपना सर पत्थर पर मारने जैसा है। क्यों आरव, तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? पता नहीं उस जमीन से तुझे क्या मिलेगा। क्यों उसके पीछे पड़ा है यूं जान देकर? ले, खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले। अम्मा, तुम बस बिना कुछ बोले शांति से खाना खाओ और सारी परेशानियों को चूल्हे में डाल दो। आरव अपनी अम्मा के साथ बैठकर खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान जरूर थी, लेकिन माँ के साथ बैठकर 2 निवाले लेना मानो उसके लिए दिन की सबसे बड़ी राहत थी। इस बार आरव ने अपने खेतों में धान लगाए थे। वह हर दिन अपने खेतों पर जाता था। सभी के खेतों में तो फसल निकल रही है, हमारी ही जमीन खाली पड़ी है। कभी कभी सबसे मजबूत बीजों को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। आरव, तू बस मेहनत करता रह, भगवान देख रहा है। आरव यह सब अपने आप से बड़बड़ा ही रहा था कि तभी बलराम वहां आ जाता है। क्या हुआ आरव भैया? जमीन ने इस बार भी सोना नहीं उगला क्या? लगता है इस बार भी आपकी जमीन बंजर ही रहेगी। इतना कहकर बलराम हंसते हुए वहां से चला गया। आरव का मन भर आया। गुस्से में वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत अंदर तक जंगल में चला गया। आरव ने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में लकड़ियां काटने लगा, मानो हर लकड़ी में वह अपने दुख और अपमान को काट रहा हो। जब आरव ने लकड़ियां बांध ली और वापस जाने के लिए मुड़ा, तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। चारों ओर एक जैसे पेड़, एक जैसी पगडंडियां दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। आरव रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ता जाता है। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं और जमीन पर सूखी पत्तियों की एक परत बिछी हुई थी। हर मोड़, हर पेड़ उसे एक जैसा लग रहा था। तभी सामने एक हल्की सी धुंध के बीच वही बूढ़ा व्यक्ति फिर दिखाई दिया। काका, आप यहाँ देखिए ना, मैं रास्ता भटक गया हूँ। आप मुझे रास्ता बता देंगे क्या? हाँ बेटा, चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में कैसे हैं? बेटा, मेरा घर यहीं पास में है। मैं जवानी के दिनों से यहाँ लकड़ियां लेने आता रहा हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर भी साथ नहीं देता। मैंने अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी माँ तो बहुत पहले चली गई थी। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब उसकी शादी की बात आती है तो कोई भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहता बेटा। थोड़ी दूर चलने के बाद काका थक जाते हैं, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। काका पास ही जमीन पर थके हुए अंदाज में बैठा था। दोनों की आंखें किसी दूर के खालीपन में खोई हुई थीं। एक अपने बंजर खेत के दर्द में, तो दूसरा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में। तभी काका ने गहरी सांस लेकर चुप्पी तोड़ी और धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुमसे मैंने इतने सवाल कर लिए, अपना दर्द भी कह दिया, पर तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम करते क्या हो? मेरा नाम आरव है। मैं पास ही के गांव सूरजपुर में रहता हूँ और मैं एक किसान हूँ। पर सच कहूँ तो इस बार खेत में धान लगाया था, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। सबके खेतों में फसल लहलहा रही है, पर हमारी जमीन जैसे हमसे रूठ गई हो। इसलिए मैं आज गुस्से में जंगल चला आया, लकड़ी काटने। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। बेटा, तुम मुझे बहुत मेहनती मालूम पड़ते हो। एक बात कहूं क्या? हाँ काका, बोलिए, क्या बोलना है? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं जानता हूं, मैं बहुत गरीब हूं, कुछ नहीं दे सकता, पर तुम जैसे भले इंसान को देखकर दिल कहता है, शायद मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। पता नहीं कब यह शरीर साथ छोड़ दे बेटा, इसलिए पूछ रहा हूं। काका की बात सुनकर आरव जैसे एकदम सन्न रह गया। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दौड़ने लगे, आश्चर्य, संकोच, घबराहट, जिम्मेदारी और आत्ममंथन। उसने अचानक अपने पैर समेटे, गला साफ किया और हड़बड़ाकर कहा, नहीं काका, मेरा मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद अभी नहीं जानता कि मैं अपने लिए भी कुछ कर पाऊंगा या नहीं। फसल भी नहीं हुई और कर्ज भी चढ़ा है। मैं तो इतना भी नहीं कमाता कि किसी और को खुशी से रख सकूं। आपकी बेटी की किस्मत मुझसे बेहतर लड़के के साथ जुड़नी चाहिए, किसी ऐसे से जो उसे हर खुशी दे सके, ना कि मेरे जैसे से जो अभी खुद ही संभलने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी अच्छे लड़के को देखिए काका, मैं तो बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। पति बनने के काबिल अभी नहीं हुआ हूं। बेटा, तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। तुम मुझे एक नेक दिल और मेहनती इंसान लगते हो। एक बार अपने दिल से बात करो, फिर मुझे अपना फैसला बताना।
आरव चुपचाप अपने घर आ जाता है और सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। तभी उसकी माँ आकर उसे पूछती है, बेटा क्या हुआ? किस सोच में डूबा हुआ है तू? कोई परेशानी है क्या बेटा? आरव अपने दिल की सारी बात माँ को बताने लगता है। माँ, तुम ही बताओ, क्या मुझे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए? हाँ बेटा, शादी तो एक ना एक दिन होनी ही है। और अगर तू उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी से शादी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि भलाई ही है। अगर तू उस लड़की से शादी करता है तो उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाएगा। आजकल के जमाने में सब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अगर तू किसी के पिता को सहारा दे तो यह केवल शादी नहीं बल्कि एक नेक काम भी होगा। आरव और उसकी माँ उस बूढ़े काका की बेटी सिया से मिलने जाते हैं। यह मुलाकात उनके जीवन का एक नया मोड़ बन जाती है। अरे आरव बेटा, आओ आओ। बहन जी, आप भी आइए, भीतर आइए, बैठिए। यह मेरी बेटी सिया है। इसकी शादी आपके बेटे से होगी तो हमारे भाग खुल जाएंगे। हाँ जरूर, हमें भी आपकी बेटी सिया अच्छी लगी। मैं इस रिश्ते के लिए सहमत हूँ। और फिर आरव और सिया की सादगी भरी मगर सुंदर शादी हो जाती है। शादी के बाद आरव और उसकी माँ सिया को घर ले आते हैं। धीरे धीरे सिया भी घर को संभाल लेती है और उस घर की रौनक बन जाती है। कुछ दिन बाद आरव फिर से अपने खेत की ओर जाता है, लेकिन जब वह खेत पहुंचता है तो उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। पड़ोसियों के खेत लहलहा रहे हैं। कहीं गेहूं की बालियां झूम रही हैं, तो कहीं धान की हरियाली मुस्कुरा रही है। मगर आरव का खेत वहीं पुरानी सूखी मिट्टी, दरारों से भरी जमीन, हवा भी जैसे चुप है। वहां कोई हरियाली नहीं, कोई नमी नहीं, कोई जीवन नहीं। आरव वहीं खड़ा रह गया। वह खेत में अकेला बैठा था, मिट्टी को हाथों में लेकर सोच में डूब गया था। तभी गांव का एक युवक उसके पास आया। क्या हुआ आरव भैया? अब तो इस जमीन को बख्श ही दीजिए। कितनी बार कोशिश कर ली आपने। अब तो आपकी दुल्हन भी आ गई है। अब तो कोई और काम ढूंढ लीजिए। आरव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें मिट्टी पर टिकी थीं, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। देखिए आरव भैया, सबके खेत लहलहा रहे हैं और एक आप हैं जो अब भी इस बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ ना मिले तो समझदारी इसी में होती है कि रास्ता बदल लिया जाए। सिया बेटी, जरा देख तो, दोपहर हो गई है और आरव अभी तक खेत से नहीं लौटा। सुबह से गया है, कुछ खाया भी नहीं होगा। तू खाना लेकर खेत पर ही चली जा, उसे दे आ। धूप तेज है, कहीं भूखा प्यासा बैठा ना हो। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। सुनिए जी, खाना ले आई हूँ, माँ ने भेजा है। बोली दोपहर हो गई है, अब तक लौटा नहीं। भूखा होगा, जाकर खाना दे आ। लीजिए, खाना खा लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। दिन रात एक कर दिए, मिट्टी को सींचा, बीज डाले, दुआ की, फिर भी नतीजा वही। सूनी जमीन, सूने सपने। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या कमी रह गई मेरी मेहनत में। पड़ोस के खेत लहलहा रहे हैं, हर तरफ हरियाली है, और हमारे खेत बस बंजर, जैसे कुछ उगने से ही इनकार कर रहे हो। क्यों नहीं हमारी फसल हो रही है? क्या इस जमीन ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, या फिर हमारी किस्मत ही रूठ गई है? हर दिन उम्मीद लेकर आते हैं और हर शाम खाली हाथ लौटते हैं। अब तो दिल टूटने लगा है। सिया आगे बढ़ी। जैसे ही उसके पैर खेतों में पड़े, आरव को एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो बंजर जमीन में कोई हल्की सी हरियाली सरकने लगी हो, जैसे हवा में एक नई खुशबू घुल गई हो। और पल भर के लिए वह सब भूल गया। परेशानियां, सूखी मिट्टी, अधूरे सपने। उसे महसूस हुआ शायद यही वो कदम है जो इस जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। सिया का आना सिर्फ खाना लाना नहीं था, वो अपने साथ उम्मीद लाई थी। चलो सिया, घर चलते हैं। हम वहीं माँ के साथ खाना खाएंगे। मेरा यहाँ मन अजीब सा हो रहा है, मुझे घर जाना है। इसके बाद दोनों घर वापस आ गए। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। अब आरव ने भी अपनी जमीन से उम्मीद छोड़ दी थी। वह चुपचाप जमींदार के पास जाकर काम पकड़ लेता है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह सुबह गांव का एक किसान बलराम हांफता हुआ जल्दी जल्दी कदमों से आरव के घर पहुंचा। आरव भैया, ओ आरव भैया, कहाँ हैं आप? जल्दी से बाहर आइए, बहुत बड़ी बात हो गई है। आरव, उसकी माँ और सिया तीनों जल्दी से बाहर आ गए। क्या हुआ बलराम, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे चलिए मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना है, बहुत खास है। आरव और सब लोग बलराम के पीछे चल पड़े। गांव की संकरी पगडंडी से गुजरते हुए तेज धूप में कदम बढ़ाते बढ़ाते कुछ ही देर में वे आरव के खेत के पास पहुंच गए। जैसे ही आरव की नजर अपने खेत पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गईं, सांसें रुक सी गईं। सामने का नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। वही जमीन जो सालों तक सूखी पड़ी रही थी,
आज उस पर नन्ही नन्ही हरी कोपलें उगाई थी। मिट्टी जैसे मुस्कुरा रही थी। हवा में एक नई ताजगी घुल गई थी। माँ, ये हमारी ही जमीन है, देखो ना, आखिर इसमें पौधे उगाए। अब ये बंजर नहीं रही माँ, अब तो ये जिंदा हो गई है। ये सब सिया की वजह से हुआ है। उसी दिन जब उसके कदम इस मिट्टी पर पड़े थे, मुझे कुछ महसूस हुआ था, जैसे जमीन ने किसी अपने को पहचान लिया हो, जैसे किसी ने इसे फिर से जगा दिया हो। और देखो माँ, आज उसी मिट्टी से नई जिंदगी फूट पड़ी है। हाँ बेटा, आखिर तुम्हारी मेहनत रंग लाई। वाह भाई आरव, तुम्हारी मेहनत ने तो आखिर अपना रंग दिखा ही दिया। अब तो पूरा गांव तेरे खेत की मिसाल देगा। ये देखो, वही जमीन जो सबने बंजर मान ली थी, आज फिर से हरी हो उठी है।